आज हम बात करने वाले हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है और इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो किसी भी जगह की जो पॉपुलेशन होती है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती, बल्कि विद टाइम विद एरिया चेंज होती रहती है। तो समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान किसी क्षेत्र विशेष में बसे हुए लोगों की संख्या में होने वाले परिवर्तन को हम पॉपुलेशन चेंज या पॉपुलेशन ग्रोथ के नाम से जानते हैं। ये जो परिवर्तन है ये जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी कि आपका जो है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। यानी कि किसी जगह की पॉपुलेशन बढ़ भी सकती है, किसी जगह की पॉपुलेशन घट भी सकती है। अगर किसी एरिया में जो है मानव जीवन की दशाएं अनुकूल हो, यानी कि उसको खाना पानी मिलता रहे, कोई प्राकृतिक प्रकोप ना हो, तो क्या है समय के साथ वहाँ पे जनसंख्या बढ़ती चली जाती है और वो सारी की सारी जगह जहाँ पे रहने की सुविधाएं नहीं मिलती, बल्कि उनमें विद टाइम कुछ ना कुछ कमी आ जाती है, तो वो सारी की सारी उस जगह पे जो है पॉपुलेशन जो है कम होती चली जाती है। तो जनसंख्या की वृद्धि को निरपेक्ष संख्या अथवा प्रतिशत के रूप में दिखाया जा सकता है, जैसा आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं अभी। तो पॉपुलेशन ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है सिंपली। तो अगर मैं इंडिया की 2011 की जनसंख्या में से इंडिया की 2001 की पॉपुलेशन को माइनस कर दूं, तो ये आई मेरे 18.31 करोड़। तो ये मेरी क्या है, ये मेरी पॉपुलेशन ग्रोथ है, यानी कि मेरी पॉपुलेशन में कितनी वृद्धि हुई है ये चीज़ दिखा रहा है। तो ये क्या चीज़ हुई, ये एक सिंपल एक आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू आई है ना। एक एब्सोल्यूट वैल्यू आई, कल भी हम डिस्कस कर रहे थे। तो कोई भी चीज़ मतलब सिर्फ इसमें मैंने घटाया, मैंने बाकी कुछ भी नहीं किया। अगर मैं ग्रोथ रेट निकालना चाहूँ तो ग्रोथ रेट कैसे निकलेगी। अगर मैं इंडिया की 2011 की पॉपुलेशन में से इंडिया की 2001 की पॉपुलेशन को माइनस कर दूं, और वो जो भी वैल्यू आई, यानी कि 18.31 करोड़ जो भी वैल्यू आई, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं इंडिया की 2001 की पॉपुलेशन से और मल्टीप्लाई कर दूं 100 से, तो ये आपको दिखाई दे रहा है 17.64%। तो ये कौन सा मेजर हुआ, ये आपका रिलेटिव मेजर हुआ। तो क्या किया मैंने, पॉपुलेशन ग्रोथ जो भी हुई थी 2 सालों के बीच में डिवाइडेड बाय जो प्रीवियस ईयर्स की जो पॉपुलेशन थी, यानी कि 2001 की पॉपुलेशन को उसको डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लिकेशन बाय 100। तो ये किस में आ गई, ये अब सारी की सारी वैल्यू जो है आपकी परसेंट में आ गई। तो अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू की टर्म्स में एब्सोल्यूट वैल्यू में देखें तो ये 18.31 करोड़ है, लेकिन अगर हम ग्रोथ रेट को देखें तो ये एक्चुअली 17.64% हुई है 2001 से और 2011 के बीच में, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या थी, 17.64%। ठीक है। अब क्या करेंगे हमको पता है कि भाई नेचुरल ग्रोथ क्या होती है, किसी भी जगह पे पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी, या तो वहाँ पे जन्म होंगे, वहाँ पे मृत्यु भी होंगी, दोनों चीज़ें होंगी। तो जन्म माइनस जो मृत्यु दर है, अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगी, उस जगह की नेचुरल ग्रोथ रेट, यानी कि इस ग्रोथ के ऊपर किसी और चीज़ का प्रभाव ही नहीं पड़ा, बस जन्म आई है इसमें और मृत्यु आई है इसमें। तो ये होगी आपकी जो है प्राकृतिक वृद्धि या नेचुरल ग्रोथ। अब एक्चुअल ग्रोथ क्या होती है, एक्चुअल ग्रोथ क्या होगी भाई, किसी जगह में कितने पैदा हुए माइनस उस जगह पे कितने जो लोगों की डेथ हुई, प्लस उस जगह पे कितने लोग आए हैं, इन माइग्रेंट्स कितने आए हैं, माइनस उस जगह से कितने लोग जो है बाहर की तरफ गए। फॉर एग्जांपल मैं अगर दिल्ली की एक्चुअल ग्रोथ को देखना चाहूँ तो क्या होगा, दिल्ली में जन्म भी हो रहे हैं, दिल्ली में लोग आ भी रहे हैं, दिल्ली में मौतें भी हो रही हैं और दिल्ली से लोग कुछ एक बाहर की तरफ भी जा रहे हैं। तो कितना आ रहा है उस जगह पे और माइनस कितना उस जगह से जा रहा है, एक्चुअली तो यही है सारी की सारी। ठीक है। तो एक्चुअल ग्रोथ क्या होगी, बर्थ माइनस डेथ प्लस इन माइग्रेंट्स माइनस आउट माइग्रेंट्स। ठीक है। तो किसी भी जगह पे नेचुरल ग्रोथ ही पॉसिबल नहीं है, बल्कि एक्चुअल ग्रोथ में क्या होगी, कुछ लोग वहाँ पे आएंगे भी और कुछ लोग वहाँ से जाएंगे भी। तो एक्चुअल ग्रोथ में 4 चीज़ों को लिया जाता है, बर्थ को, डेथ को, इन माइग्रेंट्स को और आउट माइग्रेंट्स को। ठीक है। अब आती है बात पॉजिटिव ग्रोथ की, यानी कि आपकी धनात्मक वृद्धि की। तो धनात्मक वृद्धि तब होती है जब 2 बिंदुओं के बीच जन्म दर मृत्यु दर से ज़्यादा हो जाए,
या अन्य देशों से लोग आके बस जाएं उस जगह के ऊपर ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू लोग वहाँ से कितने बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि दिल्ली की पॉजिटिव ग्रोथ रेट क्या होगी, तो दिल्ली में जब बर्थ ज़्यादा होंगे और इन माइग्रेंट्स ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू डेथ और आउट माइग्रेंट्स, तो ये वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू आएगी आपकी पॉजिटिव ग्रोथ को शो करेगी। और अगर दिल्ली में सपोज करो डेथ ज़्यादा हो रही हैं और आउट माइग्रेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू बर्थ और इन माइग्रेंट्स, तो ये क्या हो जाएगी, ये आपकी नेगेटिव ग्रोथ हो जाएगी। तो अब हम बात कर लेते हैं पॉपुलेशन चेंज को करने के क्या क्या कारक हैं। 3 मेन कारक होते हैं किसी भी जगह की पॉपुलेशन को बदलने के, फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी और माइग्रेशन। तो फर्टिलिटी यानी कि प्रजननशीलता, कितने पैदा हो रहे हैं या क्या कुछ है। मोर्टेलिटी, कितने लोगों की डेथ हो रही है उस कॉन्टेक्स्ट में। इन माइग्रेशन यानी कि कितने लोग आ रहे हैं उस जगह पे ऊपर या कितने लोग वहाँ से जा रहे हैं। तो मोटे तौर पे हम 3 चीज़ों में पॉपुलेशन चेंज को बांट सकते हैं। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्टिलिटी के बारे में। तो फर्टिलिटी क्या है? मोटे तौर पे फर्टिलिटी या प्रजननशीलता, इससे अभिप्राय किसी स्त्री अथवा किसी स्त्री समूह द्वारा किसी समय विशेष में जन्मे कुल सजीव बच्चों की वास्तविक संख्या से है। यानी कि किसी लेडी द्वारा या किसी एक ग्रुप ऑफ लेडीज़ द्वारा कितने जो हैं जीवित बच्चों का जन्म हुआ है, वो सारी की सारी चीज़ आ जाएगी आपकी फर्टिलिटी के अंदर। फर्टिलिटी से ही जो है अटैच होता है एक और टॉपिक है जिसको बोला जाता है फिकंडिटी, FECUNDITY, फिकंडिटी यानी कि संतानोत्पादकता। प्रजननशीलता अलग होती है और उत्पादकता अलग होती है, यानी कि फिकंडिटी अलग होती है। फर्टिलिटी का क्या मतलब हुआ या फिकंडिटी का क्या मतलब होता है? फिकंडिटी से अभिप्राय किसी स्त्री में बच्चों को जन्म देने की क्षमता या शक्ति से है। यानी कि फिकंडिटी का क्या मतलब होता है? कोई लेडी बच्चों को जन्म दे सकती है या बच्चों को जन्म नहीं दे सकती, इसको हम बोलते हैं फिकंडिटी। और फर्टिलिटी क्या होती है? फर्टिलिटी क्या है कि उसने एक्चुअली में कितने बच्चों को जन्म दिया, ये फर्टिलिटी डिसाइड करती है। ठीक है, तो जिस लेडी में फिकंडिटी होती है तो नेचुरल से बात है वो फर्टाइल होगी या वो फर्टिलिटी को आगे प्रोसीड करेगी। लेकिन ज़रूरी नहीं कि कोई लेडी अगर एक बार मेरी इस बात को ध्यान से सुनिए। जिन स्त्रियों में प्रजननशीलता होती है उनमें संतानोत्पादन शक्ति भी होती है, परंतु सभी संतानोत्पादन शक्ति से संपन्न स्त्रियों में प्रजननशीलता का होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि फर्टिलिटी को डिसाइड करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। फर्टिलिटी को 3 कारक हैं वो जो डिसाइड करते हैं, यानी कि प्रजनन की शक्ति यानी कि फिकंडिटी, प्रजनन के अवसर उसको कितना जो है अवसर प्रदान हुए हैं। तीसरा, प्रजनन के संबंध में निर्णय लेना, लोग डिसाइड करते हैं कि फैमिली को आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। तो ये तीनों की तीनों जो है चीज़ें आ जाती हैं आपके डिटर्मिनेंट्स ऑफ फर्टिलिटी के अंदर। तो अब हम बात कर लेते हैं मोटे तौर पे जो ये फर्टिलिटी के जो कारक हैं, प्रजनन की शक्ति, प्रजनन के अवसर और प्रजनन के संबंध में निर्णय लेना, इनको 4 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। जैविक कारक, जनानांकीय कारक, सामाजिक सांस्कृतिक कारक और आर्थिक कारक। आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ फर्टिलिटी नज़र आ रहे हैं, तो इसमें आपको बायोलॉजिकल फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं, डेमोग्राफिक फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं, सोशो कल्चरल फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं और इकोनॉमिक फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं। हम इनको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं अब। तो बायोलॉजिकल कारक या बायोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या आ जाता है? इन कारकों में प्रजाति, प्रजनन क्षमता, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है, इनको सम्मिलित किया जाता है। यानी कि बॉडी से संबंधित जो भी कारक हैं उन सभी को बायोलॉजिकल फैक्टर्स में शामिल कर लिया जाता है। तो आप अपनी स्क्रीन पे जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं मोटे मोटे उनको अभी देख पा रहे हैं। तो इसमें आ जाता है प्रजाति, प्रजनन क्षमता, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेस की। तो हम पहले भी कर चुके हैं। प्रजाति क्या होती हैं? एक नर जातीय समूह होता है
जिसकी अपनी अलग फिज़िकल अपीयरेंस होती है, सभी की अलग अलग। तो हर प्रजाति में जो है वो फर्टिलिटी अलग अलग पाई जाती है। प्रजाति प्रजननशीलता को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि एक समान पर्यावरण में रहने पर भी विभिन्न प्रजातियों की प्रजननशीलता अलग अलग देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ब्राज़ील का एग्जांपल लें तो ब्राज़ील में 3 तरीके की प्रजाति पाई जाती हैं, श्वेत, पीली और काली प्रजाति, लेकिन सभी की फर्टिलिटी अलग अलग है। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि जो प्रजाति है, क्योंकि एक ही एनवायरनमेंट में वो लोग रह रहे हैं, तो उसके बावजूद भी इन तीनों की तीनों प्रजातियों में, श्वेत में, काली में और पीली प्रजाति में जो है वो जो फर्टिलिटी है वो अलग अलग पाई जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई, एक समान एनवायरनमेंट में रहने के बावजूद भी प्रजाति कहीं ना कहीं जो है आपकी फर्टिलिटी को अफेक्ट करती है। दूसरी हम बात कर लेते हैं प्रजनन क्षमता की, यानी कि फिकंडिटी। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो प्रजनन क्षमता अथवा संतानोत्पादकता से तात्पर्य किसी स्त्री के बच्चों को जन्म देने की क्षमता से है, ठीक है। ये इनकी आयु के ऊपर भी निर्भर करता है। तो कोई जो लेडी होती है तो उसकी ये नहीं है कि वो अपनी एज के हर एज में, हर काल में जो है बच्चे पैदा कर सकते हैं। एक फ़िक्स एज होती है, लगभग हम बोलते हैं कि 15 से और 49 ईयर्स की जो एज है वो मानी जाती है लेडी के लिए कि वो बच्चों को जन्म दे सकते हैं। लेकिन जो पुरुषों के बारे में लगभग 8 साल से बड़े जो हैं तो उनमें जो है वो प्रजनन क्षमता हो जाती है और ये उनमें जीवन पर्यंत रहते हैं। तो लेडीज़ में और जेंट्स में जो है अलग अलग एज ग्रुप में जो है ये प्रजनन क्षमता या फिकंडिटी पाई जाती है। तो लेडीज़ में ये 15 से और 49 ईयर्स तक मानी जाती है, जबकि जो जेंट्स होते हैं या जो पुरुष होता है उसमें 8 साल से लेके और जीवन पर्यंत तक जो है प्रजनन क्षमता पाई जाती है। तो हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की। तो जो है फर्टिलिटी के लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। अगर बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे फर्टिलिटी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। आमतौर पर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होने पर प्रजनन क्षमता में वृद्धि होती है। इसके विपरीत खराब शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य होने पर मृत्यता में वृद्धि होती है और जनसंख्या में कमी हो जाती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डेमोग्राफिक फैक्टर्स की। तो इन कारकों में आयु, संगठन, वैवाहिक जीवन की अवधि, मृत्यु दर, लिंग संरचना, नगरीकरण का स्तर और स्त्रियों का कामकाजी होना, ये सारे के सारे फैक्टर्स आ जाते हैं आपके डेमोग्राफिक फैक्टर्स में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आयु संगठन की या एज स्ट्रक्चर की। तो इसमें भी वही बात आ जाती है कि जिन देशों में युवा वर्ग की जनसंख्या ज़्यादा होती है, यानी कि लगभग 35 साल से नीचे की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, तो नेचुरल सी बात है वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ेगी, क्योंकि ये नेचुरली बात है कि 20 से और 29 साल या 35 साल की एक एज ग्रुप होती है जहाँ पे जनरली ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं। तो जिस एरिया में युवा जनसंख्या होगी, नेचुरल सी बात है वहाँ पे फर्टिलिटी हाई मिलने की संभावना है। वैवाहिक जीवन की अवधि, यानी कि जितना लंबा वैवाहिक जीवन चलेगा उतने ही ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं फर्टिलिटी के बढ़ने के। यही वजह थी कि पहले जो है बाल विवाह, अब जो है बाल विवाह का विरोध किया जाता है, लेकिन पहले लोगों को इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं होती थी और वैवाहिक जीवन उनका काफ़ी लंबा हो जाता था, जिस वजह से बहुत सारे बच्चे जो है वो पैदा हो जाया करते थे। तो वैवाहिक जीवन की अवधि जितनी लंबी होगी, उत्पादकता यानी कि संतानोत्पादकता उतनी ज़्यादा होगी, उतने बच्चे पैदा होंगे। भारत जैसे देशों में जहाँ बाल विवाह की प्रथा है वहाँ प्रभावशाली वैवाहिक जीवन लंबा होता है और इसी वजह से जो फर्टिलिटी है वो भी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मृत्यु दर की। तो जिन देशों में युवा वर्ग की जनसंख्या में की मृत्यु दर ज़्यादा होती है वहाँ पे फर्टिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि उस एज ग्रुप में कम लोग रह जाएंगे और एज ए रिज़ल्ट जितने बच्चे पैदा होंगे वो कम बच्चे पैदा होंगे। एज ए रिज़ल्ट वहाँ पे प्रजनन दर जो है वो कम हो जाती है। यही रीज़न होता है कि जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, 2 हुआ, तो उस वजह से जिन भी देशों से सैनिक वहाँ पे गए थे उन देशों में वहाँ पे जो है फर्टिलिटी रेट कम आ गई थी। क्यों हो गया था ऐसा? क्योंकि ज़्यादातर युवा लोग उसमें मारे गए थे। इस वजह से जिन देशों से वो बिलोंग करते तो वहाँ पे जो है वो आपकी फर्टिलिटी जो है वो डाउन आ गई थी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लिंग संरचना की।
तो संतुलित लिंग संरचना जो है वाले देशों में जन्म दर संतुलित होती है। जब यह संतुलन बिगड़ जाता है तो प्रजनन दर के ऊपर जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्राय जो है जो गांव से जो पुरुष हैं वो शहरों की तरफ आ जाते हैं। इस वजह से शहरों में पुरुष ज़्यादा हो जाते हैं, जबकि गांव में जो है लेडीज़ रह जाती हैं। और एज ए रिज़ल्ट जो है दोनों जगह के ऊपर जो है फर्टिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि जो आदमी हैं वो मूव हो चुके हैं अर्बन एरियाज़ में और जो लेडीज़ हैं वो रह गई हैं अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में। तो एज ए रिज़ल्ट क्या है, उनकी फर्टिलिटी रेट जो है उस जगह पे कम हो जाएगी। रूरल एरियाज़ में भी कम हो जाएंगी और अर्बन एरियाज़ में भी कम हो जाएंगी। नगरीकरण का स्तर, तो नगरीय क्षेत्रों में लोगों का जीवन स्तर ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर से जो है नगरीय क्षेत्रों में लोगों का जो जन्म दर होती है वो ग्रामीण लोगों की जन्म दर से रिलेटिवली कम होती है। बहुत सारे रीज़न होते हैं इसके, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, स्वास्थ्य दृष्टिकोण हो गया, घरों में रहने का जो जगह होती है शहरों में रिलेटिवली कम होती है। इसके अलावा बच्चों के पालने पोसने पे बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो इस वजह से जो अर्बन एरियाज़ होते हैं वहाँ पे नेचुरली जो है फर्टिलिटी थोड़ी सी कम पाई जाती हैं, जबकि जो रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे फर्टिलिटी हाई पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्त्रियों का कामकाजी अथवा घरेलू होना। तो जो लेडीज़ काम करती हैं उनमें नेचुरली फर्टिलिटी कम पाई जाती है, और जो घर पे रहती हैं लेडीज़ उसमें फर्टिलिटी ज़्यादा पाई जाती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो काम कर रही हैं लेडीज़ उनके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है, वो दो काम कर रही हैं, जबकि जो घर में रहने वाली लेडीज़ हैं वो एक सिंपल जो है घर का काम कर रही हैं। तो इस वजह से नेचुरली उनकी जो है फर्टिलिटी ज़्यादा हो जाती है। जो घर में काम करने वाली हैं और जो काम करने वाली जो स्त्रियां होती हैं, जो कामकाजी जो स्त्रियां होती हैं, उनकी फर्टिलिटी जो है कम पाई जाती है। क्यों? क्योंकि दोनों के एटीट्यूड में काफ़ी अंतर होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं आपके डेमोग्राफिक फैक्टर्स के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं सोशो कल्चरल फैक्टर्स की, यानी कि आपके जो सामाजिक सांस्कृतिक कारक हैं हम उनके बारे में बात कर लेते हैं अभी। तो बहुत सारे ऐसे सामाजिक सांस्कृतिक कारक होते हैं जो प्रजननशीलता को प्रभावित करते हैं। इनमें जो है आपकी धार्मिक पृष्ठभूमि, प्रजातीय संरचना, शिक्षा का स्तर, विवाह के समय क्या आयु है, समाज में स्त्रियों की कैसी स्थिति है, पुत्र प्राप्ति की इच्छा, सरकारी नीतियाँ, ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं ये आपके सोशो कल्चरल फैक्टर्स के अंदर आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं धार्मिक पृष्ठभूमि। कोई विश्व का कोई भी धर्म होता है तो वो कहीं ना कहीं जो है परिवार के आकार को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। कोई भी धर्म जो है वो ऐच्छिक जो परिवार नियोजन के बारे में कभी नहीं बोलता, यानी कि परिवार को जो है कंट्रोल करने के बारे में कभी भी कोई धर्म नहीं बोलता। और जो इस्लाम है वो बिल्कुल इसका काफ़ी कट्टर समाज है इस्लाम में, तो वो कभी भी मतलब परिवार को कंट्रोल करने के बारे में जो है कभी भी इस तरीके से बात नहीं की जाती। तो लोग किस धर्म से बिलोंग करते हैं तो ये कहीं ना कहीं फ़र्क डालेगा कि भाई उस जगह पे फर्टिलिटी कितनी है। जैसे किंग्सले डेविस एक बहुत अच्छे डेमोग्राफर हुए हैं, उन्होंने बताया कि भारत में जो मुसलमान हैं और हिंदू हैं वो एक ही जगह पे रहते हैं, एक ही जैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, लेकिन हिंदुओं की जो फर्टिलिटी है वो कम है, जबकि मुसलमानों की जो फर्टिलिटी है मुसलमानों में ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो ये कौन सी चीज़ इसको प्रभावित कर रही है? ये धार्मिक पृष्ठभूमि उसको प्रभावित कर रही है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रजातीय संरचना की। जब कोई धार्मिक अथवा सामाजिक वर्ग अल्प संख्या में होता है तो वह अपने आप को काफ़ी असुरक्षित महसूस करता है। तो इस वजह से क्या करता है, वो अपनी संख्या को बढ़ाने का प्रयास करता है। यानी कि जितने भी जो माइनॉरिटीज़ के लोग पाए जाते हैं, जैसे इंडिया में बात करें तो बुद्धिस्ट हैं, इसके अलावा इस्लाम है, मुस्लिम हैं, जैन्स हैं। तो और नेचुरली इंडिया में जो है हिंदू की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। तो ये बाकी जो समुदाय हैं, बौद्ध हो गए, जैन हो गए, जो है मुस्लिम हो गए, तो ये कहीं ना कहीं अपनी संख्या को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये लोग ये सोचते हैं कि हम माइनॉरिटीज़ रह गए हैं और हमारे हितों की रक्षा नहीं हो सकती इस देश में। तो एज ए रिज़ल्ट इनकी जनसंख्या जो है वो थोड़ी ज़्यादा पाई जाती है। अब हम बात कर लेते हैं शिक्षा के स्तर की। तो जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ता जाता है
जनरली अगर लेडीज़ की शिक्षा का स्तर अगर बढ़ता चला जाता है तो जो है फर्टिलिटी रेट जो है वो डाउन होती चली जाती है। एक सर्वे किया गया था इंडिया में और ये पाया गया कि 12 वर्ष की शिक्षा प्राप्त स्त्रियों के लगभग 2 बच्चे होते हैं, यानी कि अगर किसी लेडी ने 12 वर्ष की शिक्षा अर्जित की है तो उसके 2 ही बच्चे होंगे। अगर 10 साल की शिक्षा अर्जित कर रखी है उसने तो उसके लगभग 4.6 बच्चे। अगर 8 वर्ष की उसने शिक्षा प्राप्त कर रखी तो उसके 5 बच्चे होंगे और अगर अनपढ़ है तो उसके लगभग 6 बच्चे होने की संभावना है। तो जैसे जैसे शिक्षा का स्तर, स्पेशली जो स्त्री की शिक्षा का स्तर अगर ऊंचा होता चला जाएगा तो फर्टिलिटी रेट अपने आप जो है वो डाउन होती चली जाएगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि विवाह के समय क्या आयु है। तो अब तो क्या है, काफ़ी लीगल है कि 18 साल से पहले शादी हो ही नहीं सकती, लेकिन पहले ये बैरियर नहीं था और काफ़ी जल्दी बच्चों के जो है वो शादी कर दी जाती थी। तो क्या होता था कि जितना लंबा जो है समय होता था विवाह के बाद उतनी ज़्यादा फर्टिलिटी रेट हाई होती थी। तो क्या है, अब ये माना जाता है कि अगर इंडिया में सभी लड़कियों का विवाह 19 वर्ष के बाद में किया जाए तो भारत की जो जन्म दर है उसमें लगभग 1/3 कमी आ सकती है। तो अगर विवाह के समय अगर स्त्रियों की जो है एज हाई है तो नेचुरल सी बात है उनके कम बच्चे होंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं समाज में स्त्रियों की स्थिति। तो किस तरीके से समाज में स्त्री को रखा जाता है ये चीज़ भी डिसाइड करती है कि जो है फर्टिलिटी रेट किस तरीके से होगी। तो जिन समाजों में स्त्री को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हैं उनको मान सम्मान दिया जाता है, उसकी रक्षा की जाती है। वहाँ पे परिवार का जो आकार है वो छोटा होता है नेचुरली, लेकिन जहाँ पे लेडीज़ को जो है बहुत लोअर दर्जे से ट्रीट किया जाता है तो वहाँ पे नेचुरल सी बात है वहाँ पे फर्टिलिटी रेट हाई होगी, क्योंकि कभी लेडीज़ की सुनी नहीं जाती, लेडीज़ की से नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पुत्र प्राप्ति की इच्छा। तो ये तो है ही कि जब तक लड़का पैदा नहीं होगा तब तक तो शायद परिवार का उद्धार हो ही नहीं सकता। तो पुत्र प्राप्ति की इच्छा सभी समाजों में, लेकिन कुछ समाजों में पुत्र के बिना जो है परिवार को संपूर्ण नहीं माना जाता। भारत में जो मृतक का दाह संस्कार है वो लड़के के द्वारा ही किया जाता है और जो वृद्ध होते हैं वो अपने पुत्र के ऊपर ही आश्रित होते हैं। और कोई अगर अपनी पुत्री के ऊपर जो है आश्रित होता है तो उसको काफ़ी जो है अनुचित माना जाता है, उसको अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता। इस वजह से जो है स्त्री और पुरुषों में पुत्र प्राप्ति की इच्छा बनी रहती है और वो उस चक्कर में उनके कई सारे बच्चे हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सरकारी नीतियों के बारे में। तो सरकारी नीतियाँ भी फर्टिलिटी को घटा या बढ़ा सकते हैं। जैसे इंडिया में और चाइना में पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की बात कही गई थी, तो कहीं ना कहीं इंडिया की और चाइना की जो नीतियाँ थी वो क्या थी कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए ताकि बर्थ रेट डाउन से डाउन आए। तो चाइना में तो 1 चाइल्ड पॉलिसी को लागू कर रखा था, लेकिन इसके विपरीत यूरोप के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे जो पॉपुलेशन बढ़ी नहीं रही बल्कि घट रही है विद टाइम। तो अब वहाँ की सरकारें और रूस की सरकार क्या करे, वो कुछ इस तरीके से नीतियाँ बना रही कि जिस दंपति के जिस कपल के ज़्यादा बच्चे होंगे तो वो उसको इनाम देते हैं। तो ये नीतियाँ भी कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं कि जो है फर्टिलिटी रेट किसी एरिया की क्या रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स की। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स में हाँ भाई, यानी कि पारिवारिक आय। तो पारिवारिक आय भी प्रभावित करती है किसी एरिया में जो है किसी एरिया में कितने लोग होंगे। तो प्रजनन दर को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों में पारिवारिक आय सबसे महत्वपूर्ण जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मध्यम वर्ग के लोगों के विचार जो हैं वो थोड़े अलग टाइप के होते हैं। उच्च वर्ग के जो लोग हैं उनके अलग विचार होते हैं, जो बिल्कुल निम्न वर्ग के लोग होते हैं उनके अलग विचारधारा होती है। तो उच्च आय वर्ग के जो परिवार हैं वो छोटे होते हैं, जबकि निम्न वर्ग के जो परिवार होते हैं वो काफ़ी बड़े पाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है
क्योंकि निम्न वर्ग का जो परिवार है वो ये सोचता है कि भाई घर में जितने ज़्यादा लोग हैं उतनी ज़्यादा उनकी इनकम होने की संभावना है। जबकि उच्च वर्ग क्या सोचता है कि उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए ताकि उसके पास जो भी संपत्ति है वो इंटैक्ट रह सके, वो बटे ना ज़्यादा। और मध्यम वर्ग भी क्या सोचता है कि बच्चों के जो है पालन पोषण के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, तो परिवार जितना छोटा रहेगा उतना उसके लिए फ़ायदेमंद है, वो अपने बच्चों को उतनी अच्छी शिक्षा दे पाएगा। पारिवारिक आय से ही मिलता जुलता दूसरी चीज़ है ये आपका जीवन स्तर। तो जीवन स्तर जो है वो आय के ऊपर ही डिपेंड करता है। अधिक आय वाले लोग जो हैं वो उच्च स्तरीय जीवन व्यतीत करते हैं, और संपूर्ण विश्व में गरीब लोगों में जन्म दर उच्च पाई जाती है और अमीर लोगों की जो जन्म दर होती है वो निम्न पाई जाती है। क्या होती है? प्रजननशीलता से अभिप्राय किसी स्त्री अथवा किसी स्त्री समूह द्वारा किसी समय विशेष में पैदा किए गए जो सजीव बच्चे हैं, तो वो सारे के सारे क्या हैं, वो उस जगह की फर्टिलिटी बोली जाती है, प्रजननशीलता बोली जाती है। तो ये कई टाइप की होती है, तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। क्रूड बर्थ रेट, फर्टिलिटी रेशियो, चाइल्ड वीमेन रेशियो, जनरल फर्टिलिटी रेट, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट एंड रिप्रोडक्शन या रिप्लेसमेंट रेट। तो अब हम इनके बारे में जो है 1 बाय 1 स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए ये आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर क्रूड बर्थ रेट नज़र आ रही है। ये क्या होता है? प्रजननशीलता को मापने का ये सबसे सरल और सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाने वाला मेथड है। यह किसी वर्ष विशेष के मध्य की प्रति 1000 जनसंख्या के अनुपात में होने वाले जन्मों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है, और इस माप में केवल जीवित शिशुओं के जन्म को ही गिनती में लिया जाता है। यानी कि किसी साल किसी जगह पे कितनी जनसंख्या है और उसी साल उस जगह के ऊपर कितने सजीव बच्चे पैदा हुए हैं, उनका रेशियो किस में 1000 के रेशियो में इसको लिया जाता है। यानी कि किसी जगह की कितने बच्चे पैदा हुए डिवाइडेड बाय उस जगह पे कितने पॉपुलेशन है गुणा में 1000, यानी कि 1000 जनसंख्या के ऊपर कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो ये दिखाएगा आपका क्रूड बर्थ रेट। लेकिन जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है क्रूड बर्थ रेट, तो इसमें क्या बात होगी, इसमें उस जगह की पूरी पॉपुलेशन को लिया गया है। जबकि आपको पता है कि जो लेडीज़ हैं वो जनरली बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन इसमें पूरी की पूरी पॉपुलेशन को ले लिया गया। इसमें बच्चों को भी ले लिया गया, बूढ़ों को भी ले लिया गया और पुरुषों को भी ले लिया गया, जबकि एक्चुअली में ऐसा नहीं है। सिर्फ लेडीज़ ही जो है वो बच्चे पैदा कर सकती हैं। तो एज ए रिज़ल्ट इस वजह से इसको क्रूड बर्थ रेट बोला गया है। तो ये जो है फर्टिलिटी को मापने का काफ़ी अशोधित तरीका है। दूसरी बात क्या है कि इसमें ना तो किसी जगह की आयु के बारे में बात कर रखी है, ना उस जगह के लिंगानुपात के बारे में बात कर रखी है, ना उस जगह के वैवाहिक स्तर की बात कर रखी है कि कितने लोगों की शादी हो चुकी है, कि उस जगह पे कितनी लेडीज़ हैं, उस जगह के ऊपर किस टाइप के लोग रह रहे हैं, उसकी बिल्कुल बात ही नहीं कर रखी। क्योंकि इसने क्या कर रखा है कि टोटल पॉपुलेशन को इसमें इंक्लूड कर रखा है, तो उसमें तो सारे लोग ही आगे, बच्चे भी आगे, बूढ़े भी आगे, पुरुष भी आगे, सब कुछ आ गया है इसमें। तो इस वजह से इसको जो है क्रूड मेथड बोला गया है फर्टिलिटी को नापने का। तो ये था आपका क्रूड बर्थ रेट। अब हम बात कर लेते हैं फर्टिलिटी रेशियो या चाइल्ड वीमेन रेशियो। तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर अभी फर्टिलिटी रेशियो या चाइल्ड वीमेन रेशियो को देख पा रहे हैं। तो प्रजननशीलता का यह माप अशोधित जन्म दर से थोड़ा सा बेटर है। इसमें केवल प्रजनन आयु वर्ग की स्त्रियों को सम्मिलित किया गया है, और इस माप में जो है 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को लिया गया है, और इन दोनों को जो है प्रति 1000 के जो है लेवल के ऊपर लेके आया गया। यानी कि किस तरीके से डिसाइड करेंगे इसमें कि किसी जगह पे 15 से 49 ईयर के बीच में कितनी फीमेल रह रही हैं, और उस जगह के ऊपर 5 वर्ष की आयु से कम कितने बच्चे रह रहे हैं गुणा 1000। तो
इस तरीके से ये एक रेशो डेवलप किया गया है कि 5 वर्ष से कम आयु के कितने बच्चे हैं डिवाइडेड बाय उस जगह के ऊपर 15 से 49 ईयर्स के बीच में कितनी फ़ीमेल रह रही हैं। क्यों? क्योंकि फ़ीमेल ही बच्चों को जन्म दे सकती हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये क्या आ गया आपका? ये आ गया आपका फर्टिलिटी रेशो या चाइल्ड वीमेन रेशो। तो कुछ इसकी पॉजिटिव चीज़ें हैं और कुछ इसके साथ में नेगेटिव चीज़ें हैं। तो पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं? पॉजिटिव चीज़ ये है कि इसमें एक्चुअली जो फीमेल्स हैं उसको इंक्लूड किया गया है। नेगेटिव चीज़ें क्या है कि जनरली जो है ये जो माप है ये पिछड़े हुए समाजों के ऊपर ज़्यादा कारगर है, क्योंकि वहाँ पे जन्म और मृत्यु के पंजीकरण की उचित व्यवस्था नहीं होती। तो ये जो आपका फर्टिलिटी मेजर है ये जनरली बैकवर्ड सोसाइटी के लिए अच्छा माना जाता है। और क्या क्या दिक्कतें हैं इसमें और भी कुछ दिक्कतें हैं। इस माप में बच्चों की वास्तविक संख्या को ध्यान में नहीं रखा जाता, बल्कि उन शिशुओं की संख्या को शामिल किया जाता है जो 5 वर्ष से कम आयु के हैं और जीवित हैं। ज़रूरी तो नहीं है कि बच्चे तो बहुत सारे पैदा हुए होंगे, लेकिन जो जीवित बच्चों हैं सिर्फ उसको इसने ध्यान में रखा है। तो ये इसकी एक प्रॉब्लम है, जो जीवित बच्चे हैं उसी को इसने ध्यान में रखा हुआ है। टोटल जितने भी बच्चे पैदा हुए उसको ध्यान में ही नहीं रखा गया। दूसरी चीज़ ये है कि ये हमेशा उस टाइम पे काम में लेके आई जाएगी जब आपकी जनगणना होती है। तो जनरली डाटा कब अवेलेबल होगा? जब जनगणना होगी। और ये कब होती है? लगभग 10 वर्ष के अंतराल पे होती है। तो 10 वर्ष के बीच में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हम उस पे इसको हम कंप्यूट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आ जाती है कि इसमें सारी लेडीज़ को इंक्लूड कर लिया गया। 15 से 49 की सारी लेडीज़ को इंक्लूड कर लिया गया। इसमें अनमैरिड लड़कियां भी आ जाती हैं, ठीक है। तो वो नहीं आनी चाहिए क्योंकि वो एक्चुअली बच्चे पैदा नहीं कर रही हैं, ठीक है। इसके अलावा जब स्त्रियां अपने बच्चों के जन्म स्थान को छोड़कर और कहीं प्रवास कर जाती हैं तो भी यह माप जो है अधिक इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता है। तो ये इसकी जो है कुछ प्रॉब्लम्स थी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जनरल फर्टिलिटी रेट की, GFR की। तो जनरल फर्टिलिटी रेट क्या है? इस माप को 1000 प्रजनन आयु वर्ग की सामान्य स्त्रियों के अनुपात में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं के अनुपात में व्यक्त किया जाता है। यानी कि किसी एरिया में वर्ष भर में जीवित जन्मे बच्चों की संख्या डिवाइडेड बाय उस क्षेत्र विशेष में प्रजनन आयु वर्ग की स्त्रियों की उस वर्ष की संख्या गुना 1000। तो आपने ध्यान दिया हो पिछले हम जो बात कर रहे थे वो फर्टिलिटी रेशो की बात कर रहे थे, तो उसमें जो डिनोमिनेटर था वो 15 से 49 के बीच में था और जो ले रहे थे हम वो 5 वर्ष से कम बच्चे ले रहे थे। लेकिन अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, जनरल फर्टिलिटी रेट में किसी वर्ष में किसी एक स्पेसिफिक एक साल में कितने सजीव बच्चे पैदा हुए डिवाइडेड बाय 15 से 44 एज ग्रुप की कितनी लेडीज़ हैं, क्योंकि ये और अच्छा मेजर माना जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे लेडीज़ की एज बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे उनकी जो है प्रजनन क्षमता कम होती चली जाती है। तो जनरली 15 से 44 एज ग्रुप अच्छा माना जाता है पॉपुलेशन की को कैलकुलेट करने के लिए या फर्टिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए। और इसमें भी सेम चीज़ है कि इसमें हज़ार के ऊपर इनको दोनों को बैलेंस किया गया है। इसमें भी हालांकि कुछ प्रॉब्लम पाई जाती हैं। एक तो ये कि इसमें 15 से और 44 की सभी लेडीज़ को इंक्लूड कर लिया गया है, लेकिन बात एक्चुअली में ये है कि 20 से 20 से 29 ईयर की जो एज ग्रुप की जो लेडीज़ हैं वहाँ सबसे उनकी प्रजनन क्षमता, उनकी प्रजनन दर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। 15 से 19 और 30 से 44 के बीच में जो लेडीज़ की जो प्रजनन क्षमता है या प्रजनन शक्ति है वो रिलेटिवली कम पाई जाती है। उस टाइम पे कम बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो इस बात को इसने ध्यान में नहीं रखा, सिर्फ 15 से 44 की सभी लेडीज़ को इसने काउंट कर लिया। दूसरी बात फिर वही आ जाती है कि इसमें जो वैवाहिक जो लड़कियां हैं उसको शामिल नहीं किया गया, बल्कि सारी की सारी लेडीज़ को इसने काउंट कर लिया है। जबकि जो देश हैं या ज़्यादातर जो देश हैं उसमें जो है मैरिड कपल ही बच्चे पैदा करते हैं। तो ऐसे रिज़ल्ट क्या है कि सभी लेडीज़ को इसने इंक्लूड कर लिया, चाहे उसकी शादी हो रखी हो चाहे शादी ना हो रखी हो। दूसरी बात यह है कि फिर वही
बात आ जाती है कि इसने एज को ध्यान में नहीं रखा। मैंने पहले ही बताया कि 20 से और 30 साल के बीच में ज़्यादातर बच्चे पैदा होते हैं, तो उस चीज़ को इसने ध्यान में नहीं रखा, सारी की सारी लेडीज़ को इसने काउंट कर लिया है। अब हम बात कर लेते हैं एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट के बारे में। तो इसकी जो कमियां हैं वो एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट का जो है वो दूर करेगी। जो जनरल फर्टिलिटी रेट की जो प्रॉब्लम्स थी, इसको दूर करने में आयु विशिष्ट जन्म दर यानी कि एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट जो है वो इसको ओवरकम करने वाली है। देखें किस तरीके से होगा। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं, किसी विशेष आयु वर्ग की स्त्रियों के वर्ग विशेष में जन्मे बच्चों की संख्या डिवाइडेड बाय उस आयु वर्ग विशेष की स्त्रियों की उस वर्ग विशेष की संख्या गुना 1000। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसमें एग्जांपल में भी दिखा रखा, सपोज़ करो 20 से 24 साल की एज ग्रुप है, तो यानी कि 20 से 24 साल की जो लेडीज़ हैं उनके कितने बच्चे पैदा हुए डिवाइडेड बाय 20 से 24 साल की कितनी टोटल लेडीज़ हैं वो, और गुना 1000। तो ये क्या होगी, ये होगी आपकी एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, क्योंकि इसने पूरा का पूरा एक ग्रुप लिया है 20 से 24, और फिर नेक्स्ट ग्रुप जो आएगा वो 25 से 29 आएगा, फिर नेक्स्ट ग्रुप जो आएगा वो 30 से 34 का आएगा। तो जनरली 5 वर्ष के अंतराल पे जो है पॉपुलेशन के या गणना की जाती है, लगभग 5 वर्ष के अंतराल पे। 15 से 19, फिर 20 से 24, फिर 25 से 29, फिर 30 से 34, फिर 34 से 35 से आपका 39 के आसपास, और इस तरीके से गणना की जाती है। तो एज स्पेसिफिक बर्थ रेट का क्या फ़ायदा है कि किसी स्पेसिफिक एज ग्रुप में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, और उस स्पेसिफिक एज ग्रुप की फीमेल की जनसंख्या क्या है, गुना 1000। तो ये हो गया आपका एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट से मिलता जुलता एक और टॉपिक है जिसको टोटल फर्टिलिटी रेट के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आप काफ़ी सारे पॉपुलेशन के एज ग्रुप देख पा रहे हैं, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39, 40 से 44, 45 से 49। तो मैंने आपको बताया कि जनरली जो है 15 से और 49 की एज ग्रुप मानी जाती है फीमेल की प्रोडक्टिविटी के लिए। तो सारे के सारे एज ग्रुप इसने हर 5 साल के अंतराल पे ले लिए हैं। तो इसने क्या किया, 15 से 19 साल में की एज ग्रुप में कितने बच्चे पैदा हुए, और 15 से 19 साल की एज ग्रुप में टोटल फीमेल कितनी थी, उन सभी को ले लिया। जब इन दोनों चीज़ों को लिया, अटे बटे में बर्थ डिवाइडेड बाय फीमेल करी, गुना 1000 किया, तो ये आ गई आपकी एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। ठीक है। एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट को जब हर एक लेवल के ऊपर काउंट किया गया, 15 से 19 के ऊपर, 20 से 24 के ऊपर, 25 से 29 के ऊपर, और इन सभी को काउंट किया गया और इन सभी को ऐड कर दिया गया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो ये आ जाती है आपकी टोटल फर्टिलिटी रेट। हाँ भाई, तो यहाँ पे हर एक एज ग्रुप में आपको एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट निकालनी है, यानी कि बर्थ डिवाइडेड बाय फीमेल इंटू 1000 एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट आ जाएगी हर ग्रुप के लिए। फिर फाइनली इन सभी को ऐड कर देना है, और ये आ गया आपका 0.6201, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 5 से। 5 से क्यों मल्टीप्लाई किया गया, क्योंकि आप देखेंगे कि सभी एज ग्रुप में 5 साल लिए गए हैं, 15, 16, 17, 18, 19, और इसी तरीके से 45, 46, 47, 48 और 49, 5 सालों का एक एज ग्रुप है। तो इस वजह से इसको 5 से मल्टीप्लाई किया गया, और रिज़ल्ट जो भी निकल के आएगा आपका, ये आएगा आपका टोटल फर्टिलिटी रेट। तो ये जो टोटल फर्टिलिटी रेट होती है इसकी बहुत सारी एडवांटेज होती हैं। क्या एडवांटेज होती हैं कि हमने एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट को भी लिया है इसमें। तो इस माप में आयु और लिंग का समावेश है, यानी कि लेडीज़ को भी लिया गया है और एज स्पेसिफिक लेडीज़ को लिया गया है इसमें। यह माप सर्वाधिक संवेदनशील है, मोस्ट सेंसिटिव मेजर है ये, और सर्वाधिक अर्थपूर्ण मेजर है ये। इसी वजह से हमेशा फर्टिलिटी की स्टडी करने में हमेशा TFR को लिया जाता है। वर्ल्ड लेवल पे जो भी चीज़ें हो रही हैं उसमें हमेशा TFR को मेजर के रूप में लिया जाता है।
इसमें जनसंख्या के विभिन्न समूहों जैसे ग्रामीण हो गया, नगरीय हो गया, जाति समूह हो गया, आपके एथनिक ग्रुप हो गया, सभी की प्रजनन क्षमता ज्ञात करी जा सकती है टोटल फर्टिलिटी रेट के द्वारा। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में TFR कितनी थी, शहरों में कितनी थी, किसी जाति में कितनी थी, और दूसरा जो आपकी प्रजाति है उसमें कितनी है। तो सभी के लिए TFR की जो है वो गणना पॉसिबल है और वर्ल्ड लेवल के ऊपर इसको सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है। TFR के बाद में लास्ट में एक टॉपिक आ जाता है जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन रेट या रिप्लेसमेंट रेट, यानी कि जन्म लेने वाली कुल कितनी कन्याएं हैं डिवाइडेड बाय प्रजनन आयु वर्ग की कुल कितनी स्त्रियां हैं गुणा 1000। ऐसा क्यों किया गया? फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि जन्म देने का अधिकार सिर्फ लेडी के पास है। एक लेडी ही जो है जन्म दे सकती है। तो अगर उस लेडी की अगर एक और बेटी हो जाती है और अगर सपोज़ करो वो 15 साल की उम्र तक पहुंच जाती है, यानी कि अब वो उसकी खुद की एक बेटी है जो अब फर्टिलिटी को परस्यू कर सकते हो, और सपोज़ करो उस माँ की डेथ हो जाती है, तो क्या किया उस लड़की ने अपनी माँ को रिप्लेस कर दिया कहीं ना कहीं। यानी कि अगर हम ओवरऑल देखें तो जितनी जनसंख्या में लेडीज़ होनी चाहिए, और सपोज़ करो अगर विद टाइम 15 सालों के अंतराल में उनकी माँ का देहांत हो जाएगा, और सपोज़ करो वो सारी की सारी जो लेडीज़ हैं, सारी की सारी जो लड़कियां वो 15 साल की उम्र में पहुंच जाएंगी, तो क्या किया उन लड़कियों ने एक्चुअली अपनी माँ का स्थान ले लिया फर्टिलिटी को कंटिन्यू करने के लिए। तो ये क्या दिखा रही है आपकी, ये है आपकी रिप्लेसमेंट रेट, या इसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन रेट। यह माप दूसरी पीढ़ी के उसी आयु वर्ग के एक व्यक्ति द्वारा दूसरे का प्रतिस्थापन दिखाता है। उदाहरणतः यदि किसी एक स्त्री की बिटिया को जन्म देने के बाद उसका देहांत हो जाए और वह कन्या अपनी प्रजनन आयु को प्राप्त करने से पहले नहीं मरती, फॉर एग्जांपल 15 साल की हो जाती है और वो 15 साल तक उस लड़की की डेथ नहीं होती लेकिन उसकी माँ की डेथ हो चुकी है, तो क्या करेगी, उस लड़की ने अपनी माँ की जगह ले ली थी। इस वजह से उसने अपनी माँ का स्थान ले लिया और उसकी जगह वो प्रतिस्थापित होगी। तो ओवरऑल जितनी लेडीज़ होनी चाहिए अभी भी उतनी ही लेडीज़ हैं। तो जनरली रिप्रोडक्शन रेट या रिप्रोडक्टिव एज को के लिए सबसे अच्छी जो वैल्यू मानी जाती है वो मानी जाती है 2.1 TFR। यानी कि अगर किसी देश में 2.1 की TFR है तो हम मानते हैं कि उस जगह की जो जनसंख्या है वो स्टेबल हो जाएगी। लेकिन अगर किसी जगह की TFR 2.1 से नीचे जा रही है, यानी कि उस जगह पे लेडीज़ की संख्या घटती जा रही है, तो हम मानेंगे कि उस जगह की जो जनसंख्या वो घटती चली जाएगी। जिस जगह के ऊपर TFR की वैल्यू 2.1 से ज़्यादा पाई जाती है तो हम ये मानते हैं कि उस जगह की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ने वाली है, बढ़ती चली जाएगी। तो जनरली आप हमेशा इस चीज़ को याद रखेंगे, 2.1 की TFR को माना जाता है उस जगह की रिप्लेसमेंट रेट या रिप्रोडक्टिव रेट किसी भी जगह के लिए। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे।